हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का इतिहास का क्लास रहेगा, हिस्ट्री का क्लास रहेगा। आज हम लोग इस हिस्ट्री के क्लास में समझेंगे कि इतिहास, आरंभिक इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास को कैसे पढ़ना है हम लोग को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और आज से हमारा इतिहास का क्लास शुरू हो रहा है, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतिहास से संबंधित जितना भी हमारे भारतीय इतिहास है, भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे पुरातात्विक जो वेद है, ग्रंथ है, मतलब सबके बारे में हम सारे इतिहास को चर्चा करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग इसे इंट्रोडक्शन के रूप में चर्चा करेंगे, शॉर्ट में चर्चा करेंगे, सभी समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम पुनः चलेंगे एक एक टॉपिक को लेकर विस्तार पूर्वक कि हड़प्पा सभ्यता था तो उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ को डिटेल्स में समझाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम समझते हैं इतिहास को कि इतिहास होता क्या है आखिर। ठीक है, तो आइए बच्चों चलिए समझते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आज का क्लास केवल हमारा इतिहास से परिचय रहेगा। ठीक है, आज हम इतिहास को डिटेल्स में नहीं लेकर चलेंगे, शॉर्ट कट में इतिहास को समझाने वाले हैं कि इतिहास क्या होता है, कैसे कैसे मतलब हमारा इतिहास इतना हुआ। और उसके बाद इस क्लास के बाद हम एक एक कर इसी में कुछ हम बताएंगे, आगे चलेंगे तभी एक एक कर एक एक टॉपिक को, एक एक इतिहास को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि उसमें क्या था, कौन से लोग थे, कौन से सभ्यता था, कौन से साम्राज्य आया, एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे भारतीय इतिहास में सबसे पहले इतिहास को आसानी से पढ़ने के लिए, इतिहास को आसान तरीक़ा से समझने के लिए पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ताकि हम अच्छे से उसका अध्ययन कर सके, पढ़ सके। ठीक है, पहले को कहा गया प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। ठीक है, दूसरे को मध्य का भारत, बीच वाला इतिहास। ठीक है, और अभी जो चल रहा है हमारा आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। ठीक है, ध्यान समझिएगा। प्राचीन भारत जो 600 ईसा पूर्व के पहले का इतिहास हुआ उसे हम प्राचीन भारत कहते हैं, पूर्व इतिहास के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद का इतिहास 18वीं शताब्दी तक, 1800 तक का इतिहास जो है हमारा मुगल सल्तनत तक, वह हमारा मध्य भारत कहलाता है, मध्यकालीन भारत कहलाता है। इसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास शुरू होता है, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। ठीक है, ये तो समझ में आया ना कि इतिहास को आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है ताकि हम उसका आसानी से अध्ययन कर सकें। ठीक है, और अच्छा भी है, 3 भागों में, इतिहास को 3 भागों में, अलग अलग 3 सिलेबस में बांट दिया गया है। आप 12th के बुक भी देखेंगे तो वो 3 भागों में बटा, 12th में सारा इतिहास दिया गया है, भारत की टोटल व्यवस्था, टोटल इतिहास 12th के सिलेबस में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये केवल 12th के लिए नहीं, ये सब को भारत के इतिहास, सब इतिहास का तो क्लास होता ही नहीं। आप समझते हैं इतिहास, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या है? तो इतिहास का सीधा सीधे अर्थ है कि अतीत से लेकर, यानी अतीत माने जो हमारा बीत गया पीछे उसे अतीत बोलते हैं, अतीत से लेकर वर्तमान तक विश्लेषण ही इतिहास कहलाता है। अतीत से लेकर वर्तमान तक जितनी भी घटनाएं हुई है उसी का विश्लेषण हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ समझ में आया ना? इतिहास का अर्थ क्या हुआ कि अतीत से वर्तमान तक जितनी भी घटनाएं हुई है सबका विश्लेषण करने की प्रक्रिया इतिहास कहलाता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन यानी प्राचीन पूर्व इतिहास से आधुनिक इतिहास तक के सफर तय करेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, जल्दी जल्दी समझे ताकि हमारे इतिहास के परिचय हो जाए कि इतिहास है क्या, इतिहास में हम मतलब क्या है, क्या इतिहास, शॉर्टकट में हम उसका परिचय समझ ले। इसके बाद हम इसका विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, सॉरी बच्चों, क्योंकि शाम का समय है ना, शाम का समय हो रहा है, अभी शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। ठीक है, तो इसके कारण थोड़ा मोहल्ला में हल्ला गुला, थोड़ा आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी। अर्थ क्या होता है, यानी अतीत से वर्तमान तक के विश्लेषण को इतिहास कहते हैं। ठीक है, अभी हम समझने वाले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, यानी पुराने भारत के इतिहास से लेकर, याद है, पुराने भारत के इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक के इतिहास को हम शॉर्टकट में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसे विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक करके समझेंगे। अब ध्यान समझिए, मानव जाति के क्रियाकलाप 8वीं शताब्दी के बाद, याद रखिए कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी के बाद। 8वीं शताब्दी का अर्थ हुआ 700 से 750 ईस्वी। अभी हम शताब्दी आपको आगे चलेंगे ना, तो BC क्या होता है, AD क्या, ईसा पूर्व, ईस्वी क्या होता है, हमारा मतलब दिन या दिनांक हम जो बोलते हैं उसे कैसे गिना जाता है, आगे हम सब चर्चा करने वाले हैं
इसमें, ठीक है। अभी समझिए 8वीं शताब्दी मतलब किसे कहते हैं कि 8 से 700 के जो ऊपर जा रही है ना, अभी हमारे कौन सी शताब्दी चल रही है, 2000 के ऊपर जा रही है ना, 2001, 2002, 2003, 2021, 2022 ऐसे जा रही है, तो 21वीं शताब्दी कहलाएगी। कितने तक? जब तक कि 2200 न आ जाए तब तक हम इसे 21वीं शताब्दी कहेंगे। आए समझ में ना? आए। उसी तरह 8वीं शताब्दी यानी 700 से 800 को हम 8वीं शताब्दी कहेंगे। 800 से 900 के बीच के वर्ष को क्या कहेंगे? 9वीं शताब्दी। तो वही तो यहाँ पर समझिएगा 8वीं शताब्दी मतलब का 700 से 750 के बीच के इतिहास है। उसी समय मानव जाति के क्रियाकलाप निर्धारित किए गए, ठीक है। मानव जाति के आरंभिक चरण पूर्व इतिहास काल कहलाता है। मानव जाति के आरंभिक चरण आप समझे होंगे कि मानव जाति आदि मानव के बारे में अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसे भी, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में चलेंगे, ठीक है। मानव जाति का जो आरंभिक इतिहास था, पूर्व इतिहास, उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? पूर्व ऐतिहासिक में लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। आपको पता है कि जो पूर्व इतिहास है उस समय के लोग लिखित इतिहास नहीं रखते थे। तो उस समय के इतिहास को हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। उस समय पूर्व इतिहास में लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था। तो उस समय के इतिहास को कैसे हम अध्ययन करते हैं? तो उस समय के इतिहास को वहाँ के जो मकान था, टूटा फूटा जो मतलब उनका घर था, हथियार था, जो जैसे पत्थर का पाषाण युग था, उस समय जो हथियार यूज करते थे, तांबे का जो हथियार, लोहे का, इस सब के माध्यम से हम इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। पूर्व इतिहास लिखित इतिहास नहीं है, लिखा हुआ इतिहास हमें नहीं मिला है। उसका अध्ययन हम कैसे करते हैं? तो पुराने जो भी समान वस्तुएं हमें मिली है उसमें से रेडियो कार्बन विधि, C14 पद्धति, अभी आगे समझाएंगे कि C14 पद्धति क्या है, रेडियो कार्बन विधि क्या है, उसके माध्यम से हम उन इतिहासों को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस काल में मनुष्य इस युग में पूर्व ऐतिहासिक काल में मनुष्य आग के बारे में जाना, पहियों के बारे में जाना, खेती के बारे में जाना, आग कैसे उत्पन्न होता है। आदिमानव के समय लोग पूर्व ऐतिहासिक काल में, इस काल में लोग आग जलाना सीखे, ठीक है। पहिया क्या होता है, पहियों के बारे में समझे, खेती के बारे में समझे, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे सभ्यता विकसित होने लगा। मतलब वहाँ के लोग धीरे धीरे समाज का गठन करने लगे, लोग मिलजुल कर रहने लगे। इसके बाद पशुपालन करने लगे, पशुओं का पालन करें। इसके पहले वह शिकार करते थे, उनका मुख्य हथियार उनका नाखून, दांत, ये सब था। शिकार करके पूरे दिन शिकार करते थे और भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीखा, पहियों के बारे में समझा, खेती के बारे में समझा, फिर पशुपालन सीखा, पशुओं को पालना। इसके बाद धीरे धीरे उनकी सभ्यता विकसित होती गई, ठीक है। और उसके बाद गांव, कस्बों, शहरों आदि का निर्माण होने लगा, ठीक है। जब वो धीरे धीरे विकसित होने लगे, ध्यान दीजिए, अभी पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डिटेल्स में हम नहीं चल रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं कि हमारा इतिहास कैसे आगे बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम इसे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद जब ये लोग विकसित हुए तो गांव, कस्बों एंड शहरों का विकास, धीरे धीरे गांवों का विकास होने लगा। लोग संगठन बनाने लगे, गांव बनाने लगे, वहाँ रहने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे शहर का विकास होने लगा। शहर के बाद धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, नगरी सभ्यता है, नगर की सभ्यता है, वो धीरे धीरे विकास होने लगा। 6वीं शताब्दी में इन साम्राज्यों का अंत हो गया। इन संगठनों का, जो संगठन बनाए गए थे गांवों में, कस्बों में, शहरों में, इन संगठनों का 6वीं शताब्दी आते आते अंत होने लगा। 6वीं शताब्दी के 600 ईस्वी के आसपास में इनका अंत होने लगा। और 8वीं शताब्दी तक ये राज्य कमज़ोर हो गए। जो बनाए गए थे गाँव में, छोटे छोटे राज्य बनाए गए थे, ठीक है, ये राज्य क्या हो गए, कमज़ोर होने लगे। और कमज़ोर होने के कारण 8वीं शताब्दी में राज्य तो कमज़ोर हो गए, वहाँ की शासन व्यवस्था तो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। लेकिन व्यापार बढ़ता गया, व्यापार नहीं रुका, नगरों का विकास नहीं रुका, यह निरंतर बढ़ता ही गया, इसमें रुकावट नहीं आई। वह निरंतर 8वीं शताब्दी के बाद बढ़ते चले गए, ठीक है। और 11वीं शताब्दी में, पुनः 11वीं शताब्दी में सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। और 11वीं शताब्दी के आसपास हमारे भारतीय इतिहास में सैन्य साधन, सैनिक साधन, ठीक है, उन अलग अलग प्रकार के साधन, खेती करने के साधन, इन सब का धीरे धीरे विकास होने लगा, ठीक है। इनका उत्पादन, तकनीक का विकास हुआ, नए नए तकनीक का विकास होने लगा। और इसी शताब्दी में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, हमारे भारत में इस्लाम धर्म आया। और इस्लाम धर्म के आगमन के बाद इस्लाम लोग जब यहाँ पर आए, मुस्लिम लोग, तो वह विशाल साम्राज्य के गठन किए। हमारे भारत में विशाल साम्राज्य का गठन किया, विशाल साम्राज्य बनाया और पुनः हमारे
हमारे भारत पर राज्य शासन व्यवस्था जो था लागू कर दिया, राज्य करने चालू कर दिए। और इनका 18वीं शताब्दी आते आते, पता होगा आपको, मुगल साम्राज्य अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समय 18वीं शताब्दी आते आते इन साम्राज्यों का क्या होगा, अंत हो गया। जो साम्राज्य बनाए गए थे मुस्लिम साम्राज्य के द्वारा, 18वीं शताब्दी आते आते इन साम्राज्यों का अंत हो गया और इस तरह हमारा मध्यकाल भारत की समाप्ति हो गई। समझ में आए ना? बहुत शॉर्ट में यह है, हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो समझेंगे। बहुत लंबी चौड़ी इतिहास है, इतने में ख़त्म थोड़ी नहीं हो जाएगी। हमें एक एक करके हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सब एक एक करके एक एक टॉपिक करके समझेंगे लंबा लंबा, ठीक है। और इस तरह हमारे मध्यकाल भारत की समाप्ति हो गई 18वीं शताब्दी में। और मध्यकाल भारत की समाप्ति के बाद अंग्रेजों का शासन आरंभ हो गया। हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया और हमारा भारत, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। उस समय अंग्रेजों का गुलाम में लगभग 200 वर्ष तक हमारे देश में अंग्रेज शासन किए थे। लगभग 200 वर्ष तक हमारे देश में अंग्रेज शासन किए थे और हमारा देश पुनः 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यानी कि इस समय के बाद के इतिहास को हम आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं और आधुनिक इतिहास उसे हम कहते हैं, ठीक है। और आगे अब जितना भी इतिहास लिखा जाएगा ये किसमें, आधुनिक इतिहास में जोड़ा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा आज के जो समय है वो आगे निरंतर गति से चलता ही रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अब हम समझते हैं कि प्राचीन भारत में मानव जाति के प्रमाण क्या थे, कैसे पता चला कि मानव लोग रहते थे, मानव ही थे। मानव जाति के प्रमाण क्या है, उसका कोई लिखित इतिहास मिला है या नहीं मिला है, क्या प्रमाण मिला है, अब आगे इसके बाद हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए आप समझते हैं हम कि प्राचीन भारत में मानव जाति के क्या प्रमाण थे। ध्यान से समझिएगा, प्राचीन भारत में मानव जाति के प्रमाणों के बारे में हम चर्चा करें तो प्राचीन भारत में मानव जाति के इतिहास के कई, ध्यान से समझिएगा, मानव जाति के इतिहास के कई स्रोत हैं। प्राचीन भारत में मानव जाति के इतिहास के कई स्रोत मिले हैं। ध्यान समझिएगा, इस समय अतीत में लिखी गई पुस्तक, ध्यान से समझिएगा, उस समय जो अतीत में लिखी गई पुस्तक होती थी वह, आइए अब हम समझते हैं प्राचीन भारत के मानव जाति के प्रमाण। प्राचीन भारत में मानव जाति के प्रमाण क्या थे? प्राचीन भारत में मानव जाति के इतिहास में कई स्रोत है, इतिहास के कई स्रोत है। जैसे उस समय की लिखी गई पुस्तक, उस समय हाथ से लिखी गई पुस्तक थी, तो उस समय हाथ से लिखी गई पुस्तक को हाथ से लिखने के कारण इसे पांडुलिपि कहा गया। समझ में आ रहा है ना? हाथ से लिखने के कारण उस पुस्तक को क्या कहा गया? पांडुलिपि कहा गया, ठीक है। पांडुलिपि अक्सर कहाँ लिखी? उस समय कागज का तो आविष्कार हुआ नहीं था कि पेज पर हम लिखते हैं, तो उस समय पांडुलिपि ताड़ का पत्र होता था, ताड़ पेड़ देखे ना, ताड़ का पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि थी कहाँ लिखी जाती? ताड़ के पत्र पर या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। समझ में आ रहा है ना? बहुत सी पांडुलिपियाँ तो लुप्त हो गई, खत्म हो गई, उसका मतलब नामो निशान खत्म हो गया, लेकिन कुछ पांडुलिपि को पुस्तकालय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कुछ पांडुलिपि को बचाकर पुस्तकालय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। जिस पांडुलिपि बताती है कि उस समय के लोग कैसे लिखते थे, जो लिखावट था उस पर, भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर, तो उससे पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे लिखते थे, कौन से लैंग्वेज का प्रयोग करते थे और उस समय के लोग विकसित थे या नहीं, से इस सबसे पता चलता है। इसके अलावा अभिलेख तो जो है पत्थर पर भी मिले हैं, धातु के सतहों पर भी लिखा गया था। बड़े बड़े पत्थर, जैसे आजकल हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो बैनर लगा दिया जाता है ना, जैसे रोड पर किनारे पर बैनर लगा दिया गया कुछ आदेशानुसार आदेश के लिए, तो उस समय के लोग उसी के वही चीज़ को पत्थर उत्थर पर लिखवा देते थे ताकि सबको इसको पढ़ना है, सबको मानना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई जहाँ, जैसे मान लीजिए 2 या 3 राह वहाँ से गुजर रहा है, वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, तो वहाँ पर वह लिखवा देते थे, उसी पत्थर पर गुदवा देते थे कि यह काम करना या यह या जो भी कुछ हो संदेश उस पत्थर पर लिख देते थे, ठीक है। पत्थर पर भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धातु के सतहों पर ताम्रपत्र, तांबा के जो पत्र होता था तांबा पर लिख दिया जाता था, उसे हम ताम्रपत्र भी बोलते हैं। तो अपना अभिलेख ऐसे प्राप्त मिला है हमें इतिहास से, ठीक है। इसके अलावा अतीत की जानकारी हमें पुराने वस्तु, जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास है, आपको तो पता है, उस पीछे भी बताए थे कि उसमें कोई लिखित इतिहास नहीं मिला। जैसे हड़प्पा सभ्यता ले लीजिए, उसका कोई लिखित इतिहास नहीं मिला है। सब हम उसके मतलब जितनी खुदाई हुई है, खुदाई में जितने भी प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर उसका इतिहास लिखा गया है, ठीक है। उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। अतीत में जो जानकारी मिली हमें पुराने वस्तु के माध्यम से, पत्थर, ईंट,
जो पुराने खुदाई के दौरान जो पुराने पत्थर मिले थे, ईंटों मिले थे, मकानें मिली थी, जो उसका अवशेष मिला था, मकान धंसा हुआ मकान नीचे दबा हुआ पृथ्वी के नीचे मिट्टी में अवशेष मिले थे, पुराने औजार मिले थे, हथियार मिले थे, बर्तन मिला था, आभूषण मिला था, मूर्तियाँ मिली थी, इसके अलावा बहुत सारे चित्र मिले थे, सिक्के मिले थे जो बताते थे कि यह कितना पुराना है। इससे हमारा मानव का इतिहास, मानव समाज का, मानव प्राचीन भारत का में मानव जाति के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब प्रश्न उठता है कि इन सब चीज़ों से कैसे पता किया कितना पुराना है। तो इसके लिए एक विधि होती है जिसे हम कार्बन 14 या C14 विधि के नाम से जानते हैं, कार्बन पद्धति के नाम से जानते हैं, C14 विधि के नाम से। आगे हम इसे यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिक्के पर राजकीय चिन्ह, सिक्के के ऊपर राजकीय चिन्ह, राज्य का संकेत चिन्ह होता है ना, मोहर जैसे हम बोलते थे, मोहर भी मिलता था, ठीक है। राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, धर्म के चिन्ह, जैसे मान लिया कोई हिंदू धर्म का राजा हुआ तो अपना धर्म का सिक्का चलाया तो वो अपना धर्म अंकित करवा दिया, गुदवा दिया। इसके अलावा मोहर जो थी, राज्य का मोहर जिसे हम मोहर कहते हैं, मोहर अक्सर चलाया जाता था। इन सबसे पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है और मानव कब से विकसित हुआ, ठीक है, अंकित रहता था। सिक्कों का जो अध्ययन करता था, मतलब याद रखिएगा ये अलग से क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन करने वाला, पुराने सिक्कों का अध्ययन करने वाला मुद्रा शास्त्र कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। याद रखिए जो सिक्कों का अध्ययन करता है, पुराने सिक्कों का अध्ययन करता है, उसे हम मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हमारा प्राचीन भारत में मानव जाति के प्रमाण मिले थे, जो जिसमें बहुत सारे प्रमाण हमारे ये औजार मिले थे। औजार के माध्यम से हम समझे कि पाषाण युग क्या था, ताम्रपत्र क्या है, इन सब के चीज़ों के बारे में पता लगे हम कि हमारा पुराना इतिहास, प्रारंभिक इतिहास कहता था, उसमें लोग कैसे रहते थे। उनका लिखित कोई इतिहास नहीं मिला है और कुछ लिखित इतिहास मिला है जो पांडुलिपि के रूप में है। तो आगे हम चलेंगे तो उसे हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से लिखित इतिहास मिलना आरंभ हुआ, ठीक है। इसके अलावा कार्बन 14 पद्धति क्या होती है समझ लेते हैं। कार्बन 14 पद्धति यानी रेडियो कार्बन विधि से हम बोलते हैं, रेडियो कार्बन पद्धति मिलती है। एक प्रकार की ऐसी पद्धति है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह जो औजार मिला है, अवशेष मिला है, यह कितना पुराना है, कब का है, कैसे पता लगाया जाए, समझिएगा। रेडियो कार्बन विधि जो होती है ना, वह जैसे जीवित वस्तु होता है तो हमेशा सारी वस्तु में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ निकलता है। सारी वस्तुएं, सारी जीवित वस्तुएं जो या निर्जीव वस्तुएं जो, उसमें से एक प्रकार के छोटे छोटे कण रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या, छोटे छोटे कण होते हैं और ये क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा कि ये वायुमंडल से सूक्ष्म जीवों को आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यह सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको, मतलब सूक्ष्म कणों को लेना बंद कर देता है और उस पर चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और यह अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगता है। तो जब हम इसे पुराने औजार अवशेष को निकालते हैं तो उसी जो छोटे छोटे कण है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसी का हम जांच कर लेते हैं कि कब का इसमें चिपका हुआ है, कब कितना पुराना है, कब से इसमें चिपका हुआ है, उसी का जांच कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यह वस्तु जबकि बनी होगी तभी से रेडियो पदार्थ वायुमंडल के संपर्क में आए होंगे, तो उसी समय का यह है। इससे हमें पता चल जाता है कि यह कितना पुराना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इतना याद नहीं रखना, याद रखना है आपको कि कौन सी विधि के द्वारा पुराने वस्तुओं का समय बताया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, यानी रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कैलेंडर बनाया गया, तिथियों का निर्धारण था। तब प्राचीन काल में, जो प्राचीन भारत था हमारा पूर्व काल में, उस समय तिथियों का निर्धारण विक्रम संवत, ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत या शंख संवत के आधार पर होता था। यानी लोग उस समय के प्राचीन काल में लोग तिथि यानी डेट जिसे हम बोलते हैं, डेट की गणना कैसे करते थे, तो डेटों की गणना विक्रम संवत या शंख संवत के आधार पर करते थे। लेकिन बाद में इसे ईसाई धर्म आने के बाद में, जब ईसाई धर्म का प्रचलन हुआ, तो ईसाई धर्म के आने के बाद में ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह। याद रखिएगा, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह। तो उनके जन्मदिन से इन तिथियों की गणना होने लगी, उन तिथियों का गिना जाने लगा। ध्यान से समझिएगा कैसे। उनके जन्मदिन को शून्य मान लिया गया, ईसा मसीह के जन्मदिन को शून्य मान लिया गया और उनके जन्मदिन को शून्य मान लिया गया और उनके जन्मदिन के पहले को ईसा पूर्व बोला गया और जन्मदिन के बाद के समय को ईसवी बोला गया, ठीक है। यानी जन्मदिन यहाँ पर शून्य हो गया ना। अब जन्मदिन के पहले की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम कहें कि ईसा मसीह का जन्म समझने के लिए, केवल समझने के लिए 2005 में हुआ है, समझने के लिए, ठीक है। 2005 में हुआ है तो 2005 में इनका मूल यानी 0 हो गया यह। अब 2005 के यदि पहले हम कहें कि कोई घटना 2002 में हुई है,
तो 2002 क्या है, 2005 के नीचे है ना, तो यह ईसा पूर्व हो जाएगा। यानी 2002 क्या होगा, ईसा पूर्व, यानी BC हम कहेंगे, इंग्लिश में उसे BC कहा गया है, ठीक है, BC बोलेंगे। लेकिन 2000 बाद के समय यदि 2007 में कोई घटना हुई तो इसे हम ईस्वी कहेंगे, AD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AD बोलेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को यह जो वर्ष है या जो ये दिनांक है, तिथि है, ये आपको समझ में आया है। यानी कि 0 वर्ष के नीचे के जो समय है उसे हम ईसा पूर्व, यदि कोई घटना उनके जन्म के पहले की है, जैसे हमारे ईसा मसीह के जन्म के पहले की कोई घटना है, तो उस घटना को हम कहेंगे कि BC है, यानी ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। ईसा, जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या कहाँ हुआ था, ईसा उनके जन्म के पहले का इतिहास है हड़प्पा सभ्यता का, तो उसे हम कहेंगे कि ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। बाकी मुगल सल्तनत ईस्वी में हुआ है, उनके जन्म के बाद का इतिहास है, तो कहाँ चला जाएगा, ईस्वी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया गया और उनके जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व और जन्म के बाद के समय को ईस्वी बोला गया। BC माने ईसा पूर्व होता है और AD माने ईस्वी होता है, ठीक है। इस तरह इसे समझा गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। चलिए आइए अब हम भारत की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। भौगोलिक स्थिति ध्यान समझिएगा, भारत का लगभग क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र कैसा था, ध्यान समझिएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तराई के जंगलों से शुरू होकर, याद रखिएगा, उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है वो तराई के जंगलों से शुरू होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। यानी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो है तराई के जंगलों से शुरू होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है और इसके अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं, सिक्किम, ये सब राज्य आते हैं, ठीक है। उत्तर का मैदान अधिक उपजाऊ है। जो भारत के सबसे उपजाऊ मैदान उत्तर का मैदान है, जिसमें सिंधु, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब सिंचाई का माध्यम है, सिंचाई का काम करती है, इनके जलों से उनकी सिंचाई होती है, ठीक है। दक्षिण के पठार में इनके अंतर्गत उत्तर के नर्मदा एवं ताप्ती नदी है, ठीक है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर के नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है और यह इस भाग में विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है और यह विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, बंटवारा करती है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ है ना, यही उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 भाग में भारत को बांटती है, उत्तर के भारत और दक्षिण के भारत, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। सुंदर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा का निर्माण है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी मिलकर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण, तीनों नदी मिलकर, तब जब 3 नदियाँ 3 ओर से मिलती है ना तो उसे डेल्टा कहते हैं। 3 इस तरह का जो बीमीय आकृति बनता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो तीनों नदी मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे हमें उपजाऊ में यानी उपजाऊ भूमि को सिंचाई करने में मदद मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के पर्वत है, जो भारत के उपमहाद्वीप के पर्वत है, जो लगभग इसके आसपास उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के आसपास और वर्तमान समय में पाकिस्तान का क्षेत्र है और हमारे हिमाचल प्रदेश से होते हुए जहाँ हड़प्पा सभ्यता भी हम पढ़ने वाले हैं विकसित हुए थे, उन क्षेत्रों में, उन्हीं उपमहाद्वीपों के क्षेत्रों में पर्वतों के अनेक दरे थे। दरे माने रास्ते होते हैं, दरे का अर्थ क्या हुआ, रास्ते। तो भारतीय उपमहाद्वीप में उन पर्वतों के बीच में अनेक दर थे, जो फिंगर हम नहीं बोल रहे, इस समय फिंगर बोल रहे हैं उसको, उस समय बीच में रास्ते थे, दरे थे। और यह दर कौन कौन से दर? खैबर, बोलन, गोमल, याद रखिएगा। उस समय का सबसे फेमस दर खैबर, बोलन और गोमल था, ठीक है, जिसका उपयोग उस समय के लोग रास्ते के रूप में उपयोग, दरे के रूप में, उस समय रास्ते को दरे बोला जाता था। याद रखिए, दरे माने रास्ते होता है, ठीक है। इन्हीं दरों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से बना रहा है। ईरान की सभ्यता भी सबसे पुरानी सभ्यता है, उसको भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इन्हीं दरों के माध्यम से अफगानिस्तान का संबंध भारत से जुड़ा रहता था और ईरान का संबंध भारत से जुड़ा रहता था। भारत और ईरान का, अफगानिस्तान का मतलब संबंध आपस में इन्हीं दरों के माध्यम से लोग व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरे जगह किसी सामान को बेचते या खरीदते थे, ठीक है। इसी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ही मेहरगढ़ जैसा स्थान, मेहरगढ़ ध्यान समझिएगा, मेहरगढ़ को ध्यान रखिएगा, इन्हीं उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मेहरगढ़ नाम का एक स्थान था। मेहरगढ़ याद रखिएगा। यहाँ
6000 ईसा पूर्व, 6000 BC में, लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले लोगों ने गेहूं और गेहूं और जौ जैसे फसलों का उत्पादन शुरू किया, यानी फसल उपजाना शुरू किया। कहाँ, यानी हम कह सकते हैं कि गेहूं और जौ का फसल कहाँ उपजाना शुरू हुआ था? मेहरगढ़ में। याद रखिए, मेहरगढ़ जैसे स्थानों पर गेहूं और जौ पहला बार उपजाया गया था। यानी गेहूं का अस्तित्व कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। जौ का अस्तित्व भी मेहरगढ़ से। ठीक है, उपजाना शुरू किए और यहाँ के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि सब जानवरों को पालतू बनाने लगे, पालने लगे। ठीक है, जानवर का पालने की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, और इसी क्षेत्र में के सिंधु घाटी और इनकी सहायक नदियाँ बहती थी। इन्हीं क्षेत्र से संबंधित सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी और इनकी जो सहायक नदी है, सिंधु नदी, रावी नदी, इनकी सहायक नदी, ये सब बहती थी इसी के आसपास और यहीं आगे जाकर एक बड़े नदी में मिल जाती थी। मतलब आगे जाकर यही नदियाँ मिलकर एक बड़े नदी का निर्माण करती थी। ठीक है, और इन्हीं नदियों के किनारे लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास में, यानी 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदी के किनारे नगरीय सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तार से। इन्हीं 4700 वर्ष पहले, लगभग 47 वर्ष यानी 2500 ईसा पूर्व के आसपास नगरीय सभ्यता विकसित हुई और उस समय नगरीय सभ्यता इतनी बड़ी हो गई कि उसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से सभ्यता है, कैसे कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ, सब चीज़ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी हमारे ये समझ में आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद हम समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया। मैं ऐसा करता हूं कि आज का क्लास अच्छा हो गया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इतिहास का हमारा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पर। ऐसे तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता रहता हूं, लेकिन इतिहास का यह फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर हमारा था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आप लोगों को यह क्लास लगा, समझ में आया, पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा है, इतिहास आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, इस सब के बारे में आप प्लीज़ चर्चा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद के इतिहास को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।